तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना कॉम्प्लेक्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बुक कॉम्प्लेक्स की ही चल रही है। तो बच्चे यूनिट नंबर भी अभी 5th ही चल रहा है, क्योंकि आपको बताया था यूनिट 5th के अंदर 2 चैप्टर रहेंगे। एनालिटिक फंक्शन वाला भी जो हाफ चैप्टर था वो यूनिट 5th में है, और उसके अलावा ये लास्ट चैप्टर है बच्चे। इससे कॉम्प्लेक्स की बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चे यूनिट नंबर 5th ही है, कॉम्प्लेक्स का पेपर चल रहा है। चैप्टर का नेम है कन्फर्मल मैपिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण। बच्चे मैपिंग का एक सिंपल सा मतलब बताऊं तो मैपिंग के लिए आपको 2 सेट्स चाहिए। एक सेट से दूसरे सेट में आप जिस भी फंक्शन को डिफाइन करते हो उसे ही फंक्शन कह दो, मैपिंग कह दो, ट्रांसफॉर्मेशन कह दो। तो बच्चे एक फंक्शन के कई नाम हैं, तो उसने फंक्शन का नाम मैपिंग रखा हुआ है। और मैपिंग आते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चे मैंने जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हैं उनमें मैं हमेशा 2 प्लेन लेकर चला हूँ, एक जेड प्लेन और एक डब्ल्यू प्लेन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बुक में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 2 सेट नहीं होंगे, 2 प्लेन होंगे, एक जेड प्लेन और एक डब्ल्यू प्लेन। तो तुम्हें डायग्राम साइड में नजर आ रहा है बच्चे, बेसिक है ये। जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या रख दिया, एफ नाम रख दिया। तो जब आप इन सारी डेफिनेशंस को समझेंगे तो इसके अंदर पहली लाइन आपको हमेशा एक ही लिखनी है कि आपने एफ नाम का जो फंक्शन लिया है वो किस प्लेन से किस प्लेन में डिफाइन किया है, यानी परिभाषित किया है, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में। अब बच्चे जेड तुम्हें पता है, जेड होता क्या है? जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब जेड प्लेन के अंदर जो एक्सिस के नाम होंगे, जो अक्षों के नाम होंगे, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बच्चे मैंने जेड प्लेन वाला जो डायग्राम बनाया है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपको खुद को पता है कि जेड प्लेन में मैं कोई भी पॉइंट लूंगा और उसके ऊपर अगर कोई फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे उसकी इमेज मिलेगी। तो इस पॉइंट की इमेज मुझे कौन से प्लेन में मिल रही है? डब्ल्यू प्लेन। और डब्ल्यू प्लेन मिला कब? जब हमने एफ को इस पॉइंट पर लगाया। मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट है जिसका नाम जेड है। तो जैसे ही आप, अब ये जेड प्लेन है पूरा और इसमें किसी पॉइंट को डिनोट करेंगे, मान लो x1, y1, तो वो कौन से पॉइंट का नाम है? जेड का। अब इस जेड की जो इमेज मिलेगी डब्ल्यू प्लेन में वो कब मिलेगी? जब आप इस एफ नाम के फंक्शन को इस पर लगाओगे। तो कुल मिलाकर तुमने क्वेश्चन में जेड पॉइंट के ऊपर एफ लगाया तो तुम्हें डब्ल्यू प्लेन में कोई डब्ल्यू मिलेगा, तो डब्ल्यू रख दिया। और वो किस फॉर्मेट में होगा? बच्चे तुम्हें पता है एफ जेड होता क्या है? यू प्लस आयोटा वी। और एफ जेड को ही हमने नाम क्या दिया है? डब्ल्यू। यानी डब्ल्यू जो प्लेन होगा उसमें एक्सिस के जो नाम होंगे वो यू और वी होंगे। तो डब्ल्यू प्लेन में जो एक्सिस के नाम होंगे वो यू और वी होंगे। तो बच्चे ये बेसिक्स है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वापिस सुन लें, मैपिंग का मतलब 2 सेट होने चाहिए। यहाँ पर 2 सेट ना होकर 2 प्लेन होंगे। जेड प्लेन हमेशा एक्स और वाई की फॉर्म में होगा और डब्ल्यू प्लेन हमेशा यू और वी के फॉर्मेट में होगा। और डब्ल्यू प्लेन है किस चीज़ का? जेड प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे उन पे फंक्शन लगाने पर जो उनकी इमेजेस बनेगी, यानी ये पॉइंट का नाम डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ जेड। और एफ जेड होता क्या है? यू प्लस आयोटा वी। बस आपको ये इतनी सी बात ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। अब बच्चे फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की मैपिंग रखता है। देखो चैप्टर का नाम कन्फर्मल मैपिंग है और ये डेफिनेशन हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। अभी तो हम चैप्टर के स्टार्ट को कर रहे हैं। तो चैप्टर के अंदर 7 डेफिनेशन है आपके पास। पहली डेफिनेशन है बच्चे ट्रांसलेशन। अच्छा, इन सभी टर्म्स को बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी फंक्शन से ही है। अब होगा क्या बच्चे? वो हमें जेड प्लेन में कुछ चीज़ देगा और कहेगा कि अगर उसमें इस टाइप का फंक्शन लगाएं तो डब्ल्यू प्लेन में उसकी इमेज क्या होगी। अब फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाली जो भी इमेज होगी इसकी यहाँ पर बनाएंगे वो कैसे बनेगी। वो रोटेट होएगी, बड़ी होकर दिखेगी, थोड़ा सा चेंज होकर दिखेगी। तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा इन फंक्शंस के ऊपर। तो हमने सबसे पहले हेडिंग लगानी है सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पे पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। बड़े आराम से सुनना बच्चे, इन 7 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन पेपर में उसने पूछनी है सेक्शन ए में, तो केयरफुली। ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण। यानी मान लो जेड प्लेन में हमें कोई डायग्राम दे रखा होगा, कुछ ऐसा बन रहा है, तो डब्ल्यू प्लेन में इसकी जो इमेज होएगी वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी।
ये वाला स्क्वायर यहाँ से उठकर डब्ल्यू प्लेन में थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, यानी उसके स्थान में परिवर्तन हो गया, और इस मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अभी क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ कैसे खिसक जाएगी, पर आपको उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो सुने डेफिनेशन, एक फंक्शन है एफ नाम का जो हमने डिफाइन यानी परिभाषित किया है किससे, किसमें, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में। ये लाइन हर एक थ्योरम में लिखनी है, हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखनी है। इफ, फिर हमने कहा यदि w बराबर एफ जेड, ये रहा w बराबर एफ जेड इक्वल टू में क्या रिजल्ट दे, z प्लस एल्फा। मतलब आपको ये फॉर्म याद रखनी है कि अगर आपको w बराबर z प्लस एल्फा दे रखा है तो वो किस टाइप की मैपिंग को शो कर रहा है, ट्रांसलेशन टाइप की। यानी यहां पर ये जो f फंक्शन है फिर वो किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसलेशन। जहां पर अल्फा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, एक सम्मिश्र संख्या है, यानी z अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 + 3 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको तो बस आगे से क्वेश्चन में देखते ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो इमेज बनेगी डब्ल्यू प्लेन में उसके स्थान में परिवर्तन आ जाएगा। कब आएगा, जब आपको दी गई मैपिंग यानी w बराबर एफ जेड क्या दे रखा हो, z प्लस एल्फा फॉर्मेट में। अब जैसे ही क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो पहली लाइन फटाफट याद करो, w बराबर एफ जेड बराबर z प्लस एल्फा वेयर एल्फा इज एनी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, देन इस फंक्शन f को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। यानी अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप का फंक्शन दे रखा है तो पक्की बात है कि z प्लेन में अगर उसका डायग्राम ऐसा बन रहा है तो w प्लेन में ये वाली चीज आगे या पीछे या ऊपर या नीचे थोड़ी सी खिसक जाएगी, यानी उसके स्थान में परिवर्तन हो जाएगा। अगला है रोटेशन। रोटेशन के लिए भी पहली लाइन तो सेम, f एक फंक्शन है जो हमने z प्लेन से w प्लेन में डिफाइन किया है। फिर हमने क्या कहा, इफ w बराबर एफ जेड बराबर e की पावर आयोटा गामा इंटू जेड, ये वाला z नीचे लिखा हुआ है, e की पावर में तो आयोटा गामा और फिर नीचे मल्टीप्लाई में क्या है बच्चे, अलग से z, ऐसे ये एक अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है। जहां पर ये जो गामा है वो गामा कहां से बिलोंग कर रहा है, r का मतलब रियल नंबर। यानी यदि किसी क्वेश्चन में इस टाइप की मैपिंग दे रखी है तो फिर ये f फंक्शन क्या कहलाएगा, रोटेशन, घूर्णन। अब इसमें क्या होगा, जैसे z प्लेन में मान लो डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, तो w प्लेन में ये वाला डायग्राम कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगा। ट्रायंगल है अभी भी और अभी भी, पर z प्लेन में ऐसे बन रहा था, और अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में दे रखा है तो ये वाला ट्रायंगल रोटेट हो जाएगा। ये देखो रोटेट होके बन गया। तो इस तरीके से हमें दिखाने होंगे क्वेश्चंस के अंदर कि इसमें रोटेशन होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। ये डायग्राम्स हम बनाएंगे अभी क्वेश्चंस के अंदर, देखते हैं। फिलहाल याद कर लो ये किस टाइप की मैपिंग है, रोटेशन। ऐसी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब चीज़ बड़ी होकर भी दिख सकती है, छोटी होकर भी दिख सकती है। तो कोई भी फंक्शन f है जो z प्लेन से w प्लेन में डिफाइन है, और अगर वो w बराबर एफ जेड सी जेड फॉर्मेट में है जहां पर इस c का किससे बड़ा होना जरूरी है, 0 से बड़ा, तो फिर आप कहेंगे कि वो वस्तु हमें इनहेंस होकर दिखेगी। अच्छा देखो, c का मान अगर 0 से छोटा हुआ तो फिर वो वस्तु हमें छोटी होकर दिखेगी। मतलब अगर कोई इतनी लेंथ का बना हुआ है डायग्राम तो फिर वो छोटा होकर दिखेगा, और अगर c की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर ये डायग्राम w प्लेन में कुछ ऐसे बड़ा होकर दिखेगा। ठीक है, मैग्नीफाई करना, आप देखते हो मैग्नीफाई ग्लास लगाते हो तो चीज़ बड़ी होकर दिखती है, तो मैग्नीफिकेशन का काम बड़ा होकर दिखाना है उस चीज़ को। अगला है रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्नीफिकेशन में और रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन में। देखो मैग्नीफिकेशन में कंपल्शन है इस c का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, पर रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन में w बराबर बीटा जेड, जहां पर ये बीटा है वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा छोटा नहीं बता सकते हम, तो यहाँ पर अगर सिर्फ बीटा को कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बोला हुआ है तो इसका मतलब ये वाली मैपिंग रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन है। और अगर क्वेश्चन में ये वाली फंक्शन देकर वो कहता है कि ये चीज़ 0 से बड़ी है तो फिर वो सिर्फ किसको शो कर रही है, मैग्नीफिकेशन को। अगले पे आ जाओ। अगला कहता है इन्वर्जन। इन्वर्जन नाम से पता लग रहा है, प्रतिलोम, उल्टा। तो बच्चे क्या कहते हैं,
W बराबर अगर 1/z दिया हुआ है तो ये किस टाइप की मैपिंग को शो कर रहा है, इन्वर्जन। तो यहाँ पर ये जो f फंक्शन है फिर वो क्या कहलाएगा, इन्वर्जन टाइप का फंक्शन कहलाएगा। फटाफट से पांचों डेफिनेशन याद करो, 2 और लिखवा रहा हूँ और ये सातों होते ही आधे से ज़्यादा चैप्टर खत्म कर लेंगे। और बड़ा सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस डेली वीडियो देखोगे याद ही हो जाएगा। पांचों के फटाफट से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रख लो कि कहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कौन रियल नंबर है। रोटेशन में गामा क्या होना चाहिए, रियल नंबर, जबकि बाकी सभी में अल्फा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, बीटा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। मैग्निफिकेशन में C 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। इन्वर्जन में W बराबर क्या होना चाहिए, 1/z। अगली है बच्चे, तो मैं यहाँ से लाइन हटाकर लिख रहा हूँ, तो देखें ध्यान से। तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन जो लिखने जा रहे हैं वो लिखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी, हिंदी में बोलते हैं रेखिक रूपांतरण। तो हेडिंग लगाएं। टोटल 7 डेफिनेशन है, 5 हो चुकी हैं, ये 6 नंबर पे है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे रेखिक रूपांतरण। रेखिक रूपांतरण। अरे फिर से नहीं आई भाई, फिर से जमा कराए, मेरे को शर्म आने लग गई बारी बारी कहने पे। बच्चे बड़े बच्चे हो, समझदार हो, तो आप लोग कोशिश करें भाई फीस जल्दी सबमिट करवाएं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक रूपांतरण। डेफिनेशन में पहली लाइन तो सेम, एफ पी एफ फंक्शन, ये तो सभी में लिखनी है। एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है, साथ साथ नोट कर लेना, डिफाइंड फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में एक एफ नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। इफ डब्ल्यू बराबर एफ जेड किस फॉर्मेट में है, ए जेड प्लस बी, अल्फा जेड प्लस बीटा लिख लो चाहिए, अल्फा जेड प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, सम्मिश्र संख्याएं। अब कई बच्चे ट्रांसलेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो अल्फा जेड प्लस बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। जबकि पहली डेफिनेशन तुम्हें ट्रांसलेशन की लिखवाई थी जिसमें W बराबर एफ जेड बराबर बोला था जेड प्लस अल्फा, मिलता जुलता ही है, बस यहां पर जेड के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, जबकि यहां पर जेड के साथ मल्टीप्लाई में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। यानी आप कह सकते हो कि ट्रांसलेशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या, कि यदि हम अल्फा का मान 1 कर दें, अगर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में अल्फा का मान 1 कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसलेशन में। यानी ट्रांसलेशन जो है वो इसका एक स्पेशल केस है। भाई इसमें अल्फा का मान कुछ भी हो सकता है, 2 + 3 है, 1 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है भाई, 1 को नहीं लिख सकते 1 + i/0। तो अगर अल्फा का मान कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है और अगर वो इस रूप में है तो फिर यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन जो है वो एक स्पेशल केस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये याद रखनी है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लास्ट डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नाम है इसके, मोबियस, फ्रैक्शनल या बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और पेपर में ये डेफिनेशन श्योरली पूछी जा सकती है, तो बड़ी केयरफुली आप लोग याद करेंगे। मोबियस, फ्रैक्शनल या बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बायलीनियर को हिंदी में बता देता हूँ क्या कहते हैं। बायलीनियर को हिंदी में बोलते हैं द्विरेखिक रूपांतरण। द्विरेखिक रूपांतरण, ठीक है। अब इसके 3 नाम क्यों पड़े उसके बारे में बताते हैं। पहले लिखो थोड़ा सा, लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, डिफाइंड फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन। इफ डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी ऑल आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स हैं, ऑल आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, एंड
ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी ए का डी से मल्टीप्लाई माइनस बी का सी से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 0 के बराबर नहीं है। और ये जो ए बी सी डी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। और अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप में दे रखा है देन एफ इज कॉल्ड, तब आप एफ को कहेंगे ये तीनों चीज़ें, चाहिए तो मोबियस बोल दो, चाहिए फ्रैक्शनल बोल दो, चाहिए बायलीनियर बोल दो। एफ इज कॉल्ड बायलीनियर, अपने मेन वर्ड याद रखना है बायलीनियर, पर पेपर में तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है। अब सुनो, इसको क्यों बायलीनियर बोला, क्यों इसको मोबियस बोला, क्यों इसको फ्रैक्शनल बोला, ध्यान से सुनना। देखो बायलीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर ऊपर लिख रखी है, अल्फा जेड प्लस बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ये भी तो अल्फा जेड प्लस बीटा है भाई, ए और बी की जगह नाम अपनों ने अल्फा बीटा रख रखा है ऊपर, अल्फा बीटा की जगह ऊपर भी अगर ए और बी ही रख दूं नाम तो सेम ही चीज है। ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है तो नाम क्या पड़ गया, बायलीनियर। फ्रैक्शनल क्यों बोला, फ्रैक्शनल को हिंदी में बोलते हैं किसी चीज से डिवाइड करना, तो ये दोनों चीजें आपस में डिवाइड के रूप में है तो इसका नाम क्या पड़ गया, फ्रैक्शनल। और मोबियस नाम के साइंटिस्ट, मोबियन नहीं है बच्चे, मोबियस है, MOBIUS, मोबियस। मोबियस क्यों पड़ा, क्योंकि मोबियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसको, तो इसका नाम पड़ गया मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों का मतलब एक ही है, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। अब एक छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं कल की वीडियो में करवाऊंगा, पर आपको आज समझा देता हूँ। उसको प्रूव तो अलग तरीके से करेंगे, पर आपको एक बार मुंह जुबानी दिखा रहा हूँ कि ये जो अपने पास बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कॉम्बिनेशन है उन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस का जो हमने आज पढ़ी हैं। ध्यान से देखो कैसे। बच्चे सोचो अगर मैं C का मान 0 कर दूं, C का मान सोचो अगर मैं 0 ले लूं और D का मान लो मैं 1 ले लूं, तो 0 इंटू कुछ भी 0 प्लस D का मान 1 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1, नीचे 1 बन गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर W बराबर AZ प्लस B। इसका मतलब अगर C और D की ऐसी वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं तो ये चीज 1 बनने की वजह से खत्म हो गई, तो W बराबर AZ प्लस B। ये ऐसा ही नहीं है क्या, तो इसका मतलब बायलीनियर अपने आप में किसको लेकर बैठा है अपने अंदर, लीनियर को। फिर अगर थोड़ा सा और सोचें, C को 0 ले लें, D को 1 ले लें और इन केस A को भी 1 ले लें, अगर ये तीनों चीजें पुट करोगे तो नीचे वाली चीज तो 1 बन गई, और A का मान अगर 1 रख देते हो तो W बराबर बचेगा Z प्लस B। ये किसको शो कर रहा है, ट्रांसलेशन, यानी बायलीनियर अपने आप में ट्रांसलेशन टाइप की मैपिंग को भी शो करती है। फिर इसमें से इन्वर्जन छांटते हैं। इन्वर्जन क्या पढ़ाई है तुम्हें आज, W बराबर 1/Z। खुद बनाकर देखो भाई, ये जो भी ABC की वैल्यू ले रहे हैं ये भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स ही हैं। 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0, इसको भी 1 प्लस आयोटा 0, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। अब सोचो इसमें इन्वर्जन भी है। इन्वर्जन कैसे है, ध्यान से देखो, अगर C का मान 1 ले लूं, D का मान 0 ले लूं, ये वाली बनाने के लिए C का मान 1, D का मान 0, A का मान 0 और B का मान 1, तुम रख कर देख लो, W बराबर क्या बचेगा, 1/Z। यानी बायलीनियर अपने आप में इन्वर्जन को भी रखता है, ऐसे ही रोटेशन को भी रखता है। रोटेशन को बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ेगा, वो क्या, A को सोच लो e की पावर आयोटा गामा फॉर्म में, Z को पढ़ा ही रहने दो, B को ले लो 0, C को ले लो 0, D को ले लो 1, ये डाटा पुट करोगे तो रोटेशन बन जाएगा। ऐसे ही मैग्निफिकेशन भी बनाया जा सकता है, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन भी बनाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकला कि एक मोबियस फ्रैक्शनल या बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में कॉम्बिनेशन है ऊपर वाली सभी ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा आपको। आज की क्लास में एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा के आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आपको ये सातों फॉर्मेट कल से याद रहने चाहिए मुंह जुबानी, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर में दिक्कत ना आए। बड़ा सिंपल चैप्टर है, बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये लोग आप सारे नोट कर लें, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको याद होनी चाहिए कि ट्रांसलेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, रोटेशन की क्या थी, मैग्निफिकेशन क्या था, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन क्या था, ऐसे करके सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट सुने बच्चे, नेक्स्ट के अंदर आपके पास है जी क्वेश्चन
तो आप क्वेश्चन पूरा ही लिख देता हूँ, चलो मैं आपको बुक निकालने की जरूरत ही ना पड़े फिर। वो कह रहा है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर Z प्लस आपको दे रखा है बच्चे, थोड़ा सा प्रिंट साफ नहीं है, Z प्लस 1 माइनस आयोटा, ये टाइप की दी हुई है। तो कहता है डिटरमाइन, अच्छे क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 4 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग रीजन डी डैश ऑफ द W प्लेन, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, में जब समझाऊंगा बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा, टू द रेक्टेंगुलर रीजन D in the Z plane bounded by x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 एंड y बराबर 2। सुने बच्चे, बड़ा ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है और आप सारी चीज़ें समझ जाओगे आज। वो कहता एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक फंक्शन दे रखा है w इज इक्वल टू जेड प्लस कुछ, अब तुम्हें दिख रहा है ये कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, और w बराबर जेड प्लस अल्फा किस टाइप की मैपिंग थी, ट्रांसलेशन, यानी क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो एक ट्रांसलेशन टाइप का दे रखा है। तो माइंड में क्लियर है कि जेड प्लेन में जो भी बनेगा बंदा वो w प्लेन में थोड़ा सा खिसक जाएगा, यानी उसके स्थान में थोड़ा सा परिवर्तन तो आएगा, क्योंकि मैपिंग ट्रांसलेशन टाइप की है। आगे पढ़े तो कहता w प्लेन में बनने वाला कोई रीजन d डैश है वो बनाएंगे हम, और जबकि जेड प्लेन में जो रीजन बन रहा है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है। तो बच्चे जेड प्लेन में एक रेक्टेंगुलर यानी एक आयताकार शेप बन रही है, और वो कहता कि w प्लेन में फिर उसकी इमेज क्या होगी, जबकि जेड प्लेन में जो ये डायग्राम रेक्टेंगल बन रहा है वो किन 4 लाइनों से मिलकर बन रहा है। भाई रेक्टेंगल बनाने के लिए, एक आयत बनाने के लिए 4 लाइनें चाहिए, और चारों लाइनें गिवन है, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बताऊं क्या कह रहा है, जेड प्लेन के अंदर एक रेक्टेंगल बन रहा है जिनकी 4 लाइंस आपको दे रखी हैं, और कहता अगर उसके ऊपर ये वाली ट्रांसलेशन टाइप की मैपिंग लगाएं तो W प्लेन में उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी इमेज क्या होगी, वो बनाकर दिखाओ। ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिटरमाइन का मतलब फाइंड करना, कौन से प्लेन में फाइंड करना है, W प्लेन में। अब W प्लेन तुम्हें पता है U एक्सिस और V एक्सिस में होता है, मैंने आज समझाया आपको। तो इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे इन जेड प्लेन। जेड प्लेन के अंदर एक रेक्टेंगल बन रहा है जो किन किन से बन रहा है, x0, y0, x1, y2। तो हम जेड प्लेन में ये वाली लाइनों से बनने वाला डायग्राम बना देंगे। आल्सो गिवन, एक आपको मैपिंग दे रखी होगी, हर बार क्वेश्चन में मैपिंग देगा, ट्रांसलेशन टाइप की दे रखी है फिलहाल, z प्लस 1 माइनस आयोटा, ये मैपिंग दे रखी है। तो हमसे प्रूव करने को कह रहा है कि W प्लेन में इसकी शक्ल क्या होगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमने सबसे पहले ये जेड प्लेन बना दिया, जेड प्लेन बना दिया। जेड प्लेन में ये एक्सिस कौन सी होती है, x, और ये एक्सिस कौन सी होती है, y। अब डायग्राम बनाना आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। x बराबर 0, ऐसी कौन सी एक्सिस है जिस पर x हमेशा 0 होता है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x बराबर 0 वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में यही है। तो अब तुम्हें दिख रही है या नहीं वो तो मुझे आइडिया नहीं है, पर ये वाली लाइन किसको डिनोट कर रही है, x बराबर 0, ये वाली पूरी लाइन x बराबर 0 के लिए है। y बराबर 0, ऐसी कौन सी एक्सिस है जिस पर y हमेशा 0 होता है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यानी ये वाली पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन किसको डिनोट कर रही है, y बराबर 0 को। x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब पूरे क्वेश्चन के दौरान x 1 रहना चाहिए। तो बच्चे x बराबर 1, मान लो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से 1 डिस्टेंस पे मान लो ये बना दिया, तो ये लाइन जो है पूरी की पूरी, इस पूरी लाइन पर x हमेशा 1 ही रहेगा, y चेंज होता रहेगा। भाई मान लो तुम इस पॉइंट की बात करो तो इस पे x तो 1 ही है, पर y का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि y चेंज होता जा रहा है। तो ये पूरी लाइन किसको डिनोट कर रही है, x बराबर 1 को। अगला पढ़ो, y बराबर 2, y बराबर 2 की बात करें तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसपे y हमेशा 2 रहेगा,
तो ये छोटी क्लासों वाली बातें हैं बच्चे। ये वाली पूरी लाइन y बराबर किसको शो कर रही है, 2 को। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y बराबर 2 को। तो बच्चे जेड प्लेन में इन चारों बंदों से बनने वाला रेक्टेंगल तुमने बना दिया। मैं रेक्टेंगल हाईलाइट करता हूं कौन सा बना है, बाउंडेड, उसने बाउंडेड बोला है, देखो इन 4 लाइनों से बाउंडेड रेक्टेंगल। तो इन चारों लाइनों से बाउंडेड जो रेक्टेंगल है वो ये वाला बना है जो बाउंडेड है रेक्टेंगल। तो ये भी आगे बन जाते अगर यहाँ से ये बाउंड करते तो, पर इसको बाउंड करने के लिए वैल्यू नहीं गिवन, इन 4 की गिवन थी तो इन 4 से रेक्टेंगल बना दिया। नाम रख दो कुछ भी, OABC। तो बच्चे जेड प्लेन में तो रेक्टेंगल ये बन रहा है। अब अपने को दिखाना ये है कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद डब्ल्यू प्लेन में ये रेक्टेंगल कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, बस इतना सा पूछा गया है। तो उसको कैसे करेंगे, ये जो चीज़ गिवन है उसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्योंकि देखो डब्ल्यू प्लेन में अगर डायग्राम बनाना है तो क्वेश्चन के अंदर u और v चाहिए, तो मुझे पहले सारे चीज़ को u और v में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे वो देखें। हम जानते हैं, इसको बुला लिया और लिखा z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई रख दो तो w बराबर हो गया x प्लस आयोटा वाई। z की जगह रख दिया x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस आयोटा। अब इन दोनों में रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ। तो ध्यान से देखें, x के साथ आयोटा नहीं आ रहा, 1 के साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो x प्लस 1 तो हो गया रियल पार्ट। इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y और आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस का 1। इतना लिखने के बाद इसको मार्क कर देना हमेशा इक्वेशन नंबर 1। तो आपने सबसे पहले जो भी मैपिंग दे रखी होगी उसमें z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई रखोगे, रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ रखोगे और फिर उसको इक्वेशन 1 कह दोगे। फिर आप कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये लाइन तो आप जानते हो, w बराबर ही क्या होता है, वी नो दैट w बराबर होता है fz और fz को ही बोलते हैं हम u प्लस आयोटा v, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे 1 और 2 का कंपैरिजन कर दो फ्रॉम 1 एंड 2। तो हमेशा आपको u और v लेकर आने हैं क्योंकि w प्लेन में डायग्राम बनाना है तो उसकी एक्सिस होती है u एक्सिस और v एक्सिस, तो आपको u और v चाहिए। तो बच्चे 1 और 2 का अगर कंपैरिजन करें तो w तो w से खत्म हो गया, ये रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट का नाम क्या है, u। तो बच्चे u की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई x प्लस 1, बीच में fz को लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा याद रख लो w बराबर क्या होता है u प्लस आयोटा v, ठीक है। और आयोटा का कोफिशिएंट y माइनस 1, यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट v, तो बच्चे कुल मिलाकर v की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 1। अब आपको 4 लाइनें दे रखी है क्वेश्चन में, 1 बाय 1 पुट करते जाओ, आपको u और v में 4 लाइनें मिल जाएगी। भाई w प्लेन में अगर एक रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए भी 4 लाइनें चाहिए, u और v में आ गई। तो बच्चे सबसे पहले x का मान 0 रख दिया, पुट x इक्वल टू 0, जैसे x बराबर 0 रखोगे तो u बराबर 1 आएगा। फिर x बराबर 1 दिया हुआ है तो पुट x बराबर 1, x बराबर 1 जैसे ही रखोगे इसमें तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो u की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एक लाइन तो u बराबर 1 आ गई, एक लाइन u बराबर 2 आ गई, ये नाराज होकर बैठ गया। इसमें y पुट कर देते हैं क्योंकि इसमें y पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू एक बार तो 0, एक बार 2, तो पहले y बराबर 0 रख दो, पुट y बराबर 0, जैसे ही y को 0 रखोगे तो v कितना आएगा, माइनस 1। फिर y बराबर 2 रख दो, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो v की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा सोल्व किया और करते करते आपको u और v में 4 लाइनें मिल गई। तो यहाँ पर w प्लेन बना देते हैं। ये कौन सा प्लेन है, w प्लेन, और w प्लेन में एक्सिस के नाम u एक्सिस और v एक्सिस। डायग्राम प्लॉट करते हैं जी। u बराबर 1, u बराबर 1 का मतलब u पूरे दौरान 1 रहना चाहिए, तो यहां पर बनेगा। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, u बराबर 1 को। u बराबर 2, u बराबर 2 उससे भी आगे होगा, तो बच्चे u बराबर 2 बना देते हैं हम उससे भी आगे। तो ये u एक्सिस है और u बराबर 2 हमने ये बना दिया। इस पूरी लाइन के ऊपर u हमेशा 2 रहेगा। v बराबर 1, v बराबर 1 यहां होगा, तो ये v बराबर 1 बना दिया। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये v बराबर 1 को शो कर रही है, तो मैं ऊपर ऐसे करके दिखा देता हूं, v बराबर 1। और बच्चे v बराबर -1, v बराबर -1 नीचे की तरफ। भाई तुम्हें पता है
ये एक्सिस अगर v है तो नीचे वाली एक्सिस माइनस v है, तो v बराबर -1 वाली जो है वो नीचे बनेगी, तो हमने नीचे बना दी। तुम स्केल से अच्छे से पैमाने से बनाना चाहो तो बना देना। ये डिनोट कर रही है v बराबर -1 को। अब तुम्हें रेक्टेंगल नजर आ रहा है बाउंडेड, ये वाला, इसको मत कर देना, ये तो u एक्सिस वाली लाइन है, ये v बराबर -1 है, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तुम्हें डायग्राम, इसलिए इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये जो लाइन है वो v बराबर -1 को शो कर रही है, ये v 1 को शो कर रही है, ये u बराबर 1 को शो कर रही है, और ये u बराबर 2 को शो कर रही है। तो उससे जो रेक्टेंगल बना है वो ये वाला बना है। कई बच्चे ना ये ऊपर ऊपर वाला बना देते हैं, अरे ऊपर वाला कैसे, ये u एक्सिस है, इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। हमें तो जो 4 लाइनें बनी हैं उनसे जो डायग्राम बना है वो ये वाला बना है। तो बच्चे इनका नाम रख देते हैं कुछ, o डैश, a डैश, b डैश, c डैश, और क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म। हमसे यही पूछा गया था कि जेड प्लेन में अगर रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है तो उस पर अगर ये वाली मैपिंग लगाओगे तो ये रिजल्ट चेंज होकर ऐसा कुछ बन जाएगा, और बिल्कुल आपने आराम से बनाया है बच्चे। तो ये हमारा डिज़ायर आंसर है। तो आप कहोगे कि डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो डायग्राम बना है o डैश, a डैश, b डैश, c डैश इज इमेज ऑफ, तो नीचे लिख देता हूँ, सो o डैश, a डैश, b डैश, c डैश इमेज ऑफ, किसकी इमेज है, OABC इन डब्ल्यू प्लेन। ये क्वेश्चन खत्म बच्चे। और आप देख भी पा रहे हो ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन, और बिल्कुल हुआ है। पहले ये बिल्कुल ओरिजिन से सटा हुआ था, ये ओरिजिन होता है ना पॉइंट, इससे सटा हुआ था, पर जैसे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई ये वाला रेक्टेंगल खिसक कर आगे की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया। तो बच्चे इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं सोल्व। तो बच्चे ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, इसी में ही, इसी की वर्डिंग में कर देता हूँ, या चलो लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ बच्चे। ये प्रोसीजर रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और बात क्लियर हो जाएगी। तो बच्चे पुरानी बुकें भी पढ़ने स्टार्ट कर दो, वेक्टर स्पेस और उनकी रिवीजन, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकते हैं और फिर बाद में एक साथ पढ़ना सारा काम औखा हो जाएगा। तो साथ साथ रिवीजन जरूर करते रहो, और ये वाली बुक तो साथ साथ ही पढ़ लो, तैयार ही हो जाएगी। व्हाट इज द इमेज ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर का मतलब त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज बनता होगा, रीजन ऑफ द जेड प्लेन bounded by the lines x बराबर 0, y बराबर 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके टिक कर लेना इसको। ये x जो है वो रूट से बाहर है, x जो है वो रूट से बाहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर खोल के देखना, लास्ट 5 ईयरों के बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर e की पावर आयोटा π/3 इंटू जेड। लो जी सुने बच्चे क्वेश्चन, आपको कहता कि जेड प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुजाकार शेप बन रही है इन 3 लाइनों की हेल्प से। तो कहता ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद डब्ल्यू प्लेन में इसकी इमेज कैसी होगी। पिछले क्वेश्चन में ट्रांसलेशन टाइप की मैपिंग थी, अब आपको पढ़ाया है ये रोटेशन टाइप की मैपिंग है। इसका मतलब जेड प्लेन में ट्रायंगल जहाँ भी बनेगा वो रोटेट हो जाएगा डब्ल्यू प्लेन में। तो वो हमें दिखाना है कितना रोटेट होगा, कैसे रोटेट होगा, डायग्राम बनेगा कैसे। तो सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना भाई, बहुत बार आया हुआ है। हमने लिखा सबसे पहले इन जेड प्लेन में एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, ट्रायंगुलर रीजन made by the lines आपको दे रखी हैं x बराबर 0, y बराबर 0 और √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। वजह फिर से देखो जमा कराओ, मेहनत बहुत लगती है, आपको भी पता है, और आपको किस तरीके से करवाया जा रहा है वो काम भी आपको पता है। तो बच्चे फीस पूरी सबमिट करवाएं तीनों पेपर की, जिन्होंने तीनों पेपर किए हैं। जेड प्लेन ये बना दिया,
बच्चे ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। डायग्राम सोचते हैं, x बराबर 0 वाई एक्सिस पे होता है, तो ये वाली पूरी लाइन x बराबर 0 को शो कर रही है, ये वाली पूरी लाइन। y बराबर 0 ये वाली लाइन को शो कर रही है, तो ये y बराबर 0 वाली लाइन हो गई। इन दो से तो बन गया। तीसरी लाइन √3x + y = 1। अब बच्चे इससे लाइन कैसे बनेगी उसको थोड़ा सोचते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, तुम तो डायरेक्ट बना सकते हो पेपर में। ये लाइन दे रखी है भाई, इसमें अगर मुझे x y की वैल्यूज़ निकालनी है तो एक बार x को 0 रख कर y निकाल लो, एक बार y को 0 रख के x बना लो। तो बच्चे x को अगर 0 पुट कर दें, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 1, और अगर y को 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। अब पॉइंट्स अगर ये शो करें तो एक कोऑर्डिनेट तो आगे x, y के रूप में अगर लिखें तो x की वैल्यू 0 और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1, इधर x की वैल्यू 1/√3 और y की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है 0। तो अपनी कॉपी में ये थोड़ा सा काम साइड में नोट कर लेना, मैं ये दोनों पॉइंट्स बना के दिखा रहा हूँ। तो बच्चे x का मान 1/√3 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर शो करें तो कहीं यहाँ कहीं होगा। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम हो गया 1/√3, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। और 0,1 की बात करें तो वो यहाँ कहीं होगा, ये 0,1 पॉइंट हो गया। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, और ये भी सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन की समीकरण है। तो इसका मतलब इस लाइन का डायग्राम बनना ऐसे था। अब कई बच्चे कहेंगे ऐसे क्यों नहीं बनाया, अरे ऐसे बन नहीं पा रहा ना, क्योंकि जब इसमें पॉइंट्स रख कर देखते हैं तो कोऑर्डिनेट ये आते हैं, और इनके अकॉर्डिंग जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये लाइन ऐसे ही बन पा रही है। और बच्चे अब आपको दिख रहा है ये वाली जो लाइन है, ये मैंने कौन सी बनाई है, √3x + y = 1। तो बच्चे उसने यही बोला था कि जेड प्लेन के अंदर इन 3 लाइनों से एक ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। क्या था, डब्ल्यू प्लेन में ये वाली मैपिंग लगाने के बाद इसकी शक्ल कैसी दिखेगी वो बताओ। तो हम बुला लेते हैं। आल्सो गिवन, हमें मैपिंग गिवन है। मैपिंग अपने को गिवन है जी, w बराबर e⁻π/3 × z, यही गिवन है। पिछले क्वेश्चन में भी z का मान रखा था, अब भी z का मान रख देते हैं। तो z बराबर होता है x + i/y, रख दो। तो w बराबर e⁻π/3, z की वैल्यू रख दी x + i/y। अब थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। आपने आयलर थ्योरम सुनी हुई है, e⁻i⁻θ को आप लिख सकते हो cos θ + i sin θ। तो e⁻i⁻θ, थीटा में कितना है π/3, तो यहाँ पर थीटा में π/3 रख दोगे तो w बराबर आ गया cos π/3 + i sin π/3। तो e की पावर को सोल्व करके लिख दिया हमने आयलर थ्योरम से। ये चल ही रहा है x + i/y। अब थोड़ा सा गान ऑन होना चाहिए। cos π/3, पाई का मतलब होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60, और cos 60 का मान कितना होता है बच्चे 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब ये बातें तो पता होनी चाहिए बच्चे। साथ में चल रहा है x + i/y, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x/2 आयोटा √3/2 × x। फिर ये आयोटा y दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले आयोटा y को इससे किया तो आयोटा y/2, और फिर इस आयोटा को इससे किया तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो बच्चे आयोटा तो खत्म हो गया, -1 दे गया, और √3/2 × y साथ में चल ही रहा है। सिंपल मल्टीप्लाई किया है दोनों ब्रैकेट्स का, फिर रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ। ये सारा काम w बराबर चल रहा है। रियल x/2 भी रियल है और ये भी रियल है। तो बच्चे x/2 -√3/2 × y, ये एक साथ कर दिए। इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। अंदर बचेगा √3x + y / 2। भाई दोनों में एलसीएम 2 था, एलसीएम 2 इकट्ठा ले लिया। इनमें भी दोनों में एलसीएम, देखो इन दोनों में भी एलसीएम 2 है, तो इसको भी इकट्ठा लिख दो, चाहिए अलग अलग लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। इसको इकट्ठा करने के पीछे राज है। वो राज क्या, गिवन है √3x + y की वैल्यू कितनी है 1, तो तुम इसका मान कितना रख सकते हो 1 रख सकते हो। जैसे ही 1 रख दोगे तो तुम्हें v की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो अपने यहीं कर देते हैं स्टेप। तो साइड में रीजन दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर √3x + y की वैल्यू गिवन है कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू ऊपर की कितनी रख दी 1। तो w बराबर चल रहा है x/2, तो थोड़ा
बढ़िया क्वेश्चन इसीलिए कहा है इसको क्योंकि इसकी वैल्यू अलग तरीके से की हमने। इसकी वैल्यू गिवन है 1 रख दो, तो आयोटा 1 और नीचे 2 चल ही रहे, चलने दो, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। बट आप जानते हो क्या, W बराबर U प्लस आयोटा V, क्योंकि देखो हमें एक बात तो क्लियर है, W प्लेन में अगर डायग्राम बनाना है तो U और V चाहिए, क्योंकि W प्लेन U और V एक्सिस में होता है, तो हमारा फॉर्मेट वही चल रहा है। W बराबर हम जानते हैं कितना होता है, U प्लस आयोटा V। 1 और 2 का कंपैरिजन कर लो, तो U रियल पार्ट है और यहाँ पर ये भी रियल पार्ट है, तो U की वैल्यू तो आ गई ये, और आयोटा के साथ V, आयोटा के साथ V की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। साथ में एक काम का और दिमाग लगाओ कि W प्लेन में जो डायग्राम बनाना है वो U और V में चाहिए, और एक ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि अगर Z प्लेन में ट्रायंगल है तो W प्लेन में भी ट्रायंगल ही बनेगा, बस रोटेशन टाइप की मैपिंग की वजह से वो रोटेट हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 लाइंस चाहिए, तो देखते हैं कैसे आएंगी। तो पहले तो आप 1 और 2 का कंपैरिजन करो, तो U की वैल्यू तो ये आ गई और V की वैल्यू 1/2। तो मैं मिटो कर लिखता हूँ ऊपर, आप लोग इसको पोज करके नोट कर लेना। तो मैं ये सारा मिटो रहा हूँ यहाँ से। डायग्राम इसलिए बना रहने दे रहा हूँ क्योंकि अपने को फिर पता लगेगा कि रोटेट कैसे हुआ है, कितना रोटेट हुआ है, कैसे बना है, तो वो सब चीज़ें। तो बच्चे कंपैरिजन करोगे फ्रॉम 1 और 2, तो मैं बता चुका हूँ किसका किससे कंपैरिजन करना है। u का मान तो आ गया x/2 माइनस √3/2 इंटू वाई। मैं चेक कर लेता हूँ नोट्स में एक बार, u यही था ना कंपैरिजन करने पर, x/2 माइनस √3/2 इंटू वाई, बिल्कुल यही था। और बच्चे v की वैल्यू जब कंपैरिजन करोगे तो आएगी 1/2। अब देखो W प्लेन में अगर डायग्राम बनाना है तो u और v में 3 लाइनें चाहिए, एक लाइन तो मिलेगी, v बराबर 1/2, ये एक लाइन तो मिल ही गई, 2 लाइनें और चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। इसकी हेल्प से बना देते हैं। इसकी हेल्प से कैसे बनाएंगे, हमें दिया हुआ है, एक बार x बराबर 0 वाली लाइन रख देंगे तो u का रिलेशन y के साथ आ जाएगा। चाहिए u और v में रिलेशन, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम इसकी कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। तो सुने ध्यान से, पहले ये x बराबर 0 जो है वो यहाँ पर रख दो, तो u जो है वो y की टर्म्स में आ जाएगा। तो मैंने लिखा पुट x बराबर 0, जैसे ही x को 0 रखोगे तो u आएगा आपके पास माइनस का √3/2 इंटू, इसको मार्क कर देते हैं कुछ इक्वेशन a, इन इक्वेशन a। तो जैसे ही रखोगे तो u की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब y बराबर भी 0 दिया हुआ है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो u की वैल्यू x की टर्म्स में आ जाएंगी। तो करते हैं पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर a, जैसे ही y बराबर 0 रखोगे तो u बराबर आएगा x/2, तो u की वैल्यू आ गई जी x/2। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर अपनों ने कुछ भी लाइक 4। अब बच्चे हमें तो रिलेशन चाहिए u और v की टर्म्स में, पर ये तो u और y के बीच में रिलेशन आ गया, हमें v चाहिए यहाँ से। अब उसको कैसे निकालें, उसको निकालने के लिए थोड़ा सा अपने नीचे, अब मैं मिटो चुका हूँ तो मैं उस लाइन को थोड़ा सा समझाता हूँ। आपने जब थोड़ा सोल्व कर रहे थे z और e की पावर आयोटा थीटा रख रखा कर, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन को एक बार फिर से बुला रहा हूँ। तो आप अपने नोट्स में इसके बाद ये स्टेप साइड में कर देना, चाहे वहीं पर ही सीधा उस इक्वेशन को बुला लेना। तो देखना ध्यान से, W बराबर चल रहा था तुम्हारे पास x/2 माइनस √3/2 इंटू वाई, तुमने नोट्स में लिख रखा है बिल्कुल, प्लस आयोटा √3x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। नोट्स में लिखा था ना ये वाला स्टेप। इसकी वैल्यू फिर 1 थी तो हमने 1/2 बना दिया था, पर इसका भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से भी तुम कंपैरिजन करके u और v निकालोगे, तो देखो W बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा v। कंपैरिजन कर दो तो u की वैल्यू तुम्हें मिल गई बच्चे, यही u की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है। तो आंसर खत्म नहीं करना, एक बचाना है आपने, तो इसके लिए मैंने ये पोर्शन वापस बुलाया है। और बच्चे v की वैल्यू यहाँ से अगर आप लोग देखें तो √3x प्लस वाई बाई 2, हमने बिल्कुल जब नीचे नीचे यहाँ पर थे हम, तब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखी थी और उससे एक लाइन भी आ चुकी है। पर हमें तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइनों की ज़रूरत है और हमें सारा रिलेशन u और v में चाहिए। अब u से मैंने जितना सोल्व किया उससे मेरे पास ये चीज़ आई, पर ये u और y के बीच में रिलेशन है या फिर u और x के बीच में रिलेशन है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे u और v के बीच में रिलेशन मिले, क्योंकि w प्लेन में x y तो काम आता ही नहीं, ख़त्म करना है इन x y को। तो इनको ख़त्म करने के लिए मैंने वापस उस लाइन को बुलाया,
यहाँ पर कंपैरिजन किया और जैसे इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो u तो वही, पर v हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा। इसकी वैल्यू फिलहाल 1 नहीं रखेंगे, इससे रिजल्ट्स निकालेंगे। तो हम ये साइड में तुम्हें सिर्फ करके दिखा दिया, तुम तो पेपर वाले दिन सीधा यहाँ पर लिख देना। v की वैल्यू कितनी गिवन है, √3x + y/2। और इसमें भी ये वाली दोनों लाइंस पुट करके तुम v का रिलेशन x के साथ और y के साथ निकालोगे और फिर आपस में इन सारी इक्वेशन को सोल्व करके हम 2 लाइंस और बना लेंगे जो प्योरली u और v की टर्म्स में होंगी। तो देखो कैसे, इसमें x = 0 पुट करो, तो इसको मार्क कर देते हैं अपने इक्वेशन नंबर b। पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर b। जैसे x = 0 रखेंगे तो v = y/2, तो v की वैल्यू आएगी y/2। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर अपने 5। और ऐसे ही y = 0 इसमें रख देते हैं, तो पुट y = 0 इन b। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। y को 0 रखेंगे तो v = √3x/2, तो v की वैल्यू आ गई √3x/2, इक्वेशन नंबर 6। अब हमने u और v में ये 3, 4, 5 और 6 समीकरण बनाई हैं, पर हमें तो w प्लेन में डायग्राम बनाना है, तो सारा काम u और v में चाहिए, तो x y को ख़त्म करना है। अब ख़त्म करना ईजी है, देखो कैसे बच्चे। सबसे पहले 3 और 5 को देखो, 3 और 5 में हमने y को ख़त्म करना है। अगर y को ख़त्म करना है तो 3 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड। y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और किस किस में रिलेशन आ जाएगा, u और v में। तो इसके बाद अब अपने नोट्स में लिखेंगे, इक्वेशन 3 को आप लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से। कर दो। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो u/v बराबर y/2 से y/2 क्या हो गया, कैंसल आउट। और 3 को 5 से डिवाइड किया है तो सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, माइनस का √3। तो यहां से अगर u की वैल्यू निकाल लें तो v उधर चला जाएगा, माइनस का √3 × v। ये आ गई जी दूसरी लाइन। एक लाइन तो थी v = 1/2, एक लाइन ये आ गई। एक लाइन और चाहिए क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइनें चाहिए और सारा काम u और v की टर्म्स में चाहिए। तो अब 4 को 6 से डिवाइड कर दो, तो नीचे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 6। कर दो। 4 को 6 से करेंगे तो u/v बराबर 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, x से x कैंसल आउट, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचेगा √3, तो 1/√3। यहां से u की वैल्यू निकाल लें तो 1/√3 और ये v जो है वो उधर चला जाएगा। ये हमारे पास आ गई जी तीसरी लाइन। तो ये 3 लाइनें आ चुकी हैं जो बॉक्स में बंद दिख रही है तुम्हें बोर्ड पे, और इन तीनों से मैं w प्लेन में डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो मैं सारा मिटो रहा हूँ और बच्चे ये तीनों बना रहा हूँ, तो तुम कंफ्यूज मत होना। ये इतने इतने स्टेप हमने सारे लिख रखे थे, बस उसको थोड़ा सा दिखाया है कि u और v को इस फॉर्मेट में भी रखना है बचा के, क्योंकि तभी आप ये 2 लाइनें बना पाओगे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बच्चे ये 3 लाइनों को मैं अलग से बुलाता हूँ और डायग्राम बना के देख लेता हूँ। तो मैं मिटो रहा हूँ और यही क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम पढ़ा रहने देते हैं जिससे अपने को समझ आए कि कितना रोटेट हुआ है। ठीक है, तो ये किसी काम की नहीं है, बाकी चीज़ें सिर्फ ये 3 लाइनें बुला लेते हैं अलग से। तो मैं ऊपर ऊपर लिख देता हूँ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक लाइन तो आई है u बराबर माइनस का √3 × v, एक लाइन आई है 1/√3 × v, और एक लाइन आई है v बराबर 1/2। इन तीनों से w प्लेन में बनने वाला डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। ये u एक्सिस, ये v एक्सिस, ये प्लेन है जी w प्लेन। अब एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके लिए क्या करें, उसके लिए एक छोटी सी बात बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, y बराबर क्या होता है, mx। ये सरल रेखा की समीकरण है जो ओरिजिन से पास आउट होती है। भाई यहाँ पर +c कर दें तो फिर वो ओरिजिन से पास आउट नहीं होती, पर अगर c की वैल्यू 0 है तो ये वो सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है। अब अपने पास तो 3 लाइनें ये है। अब बच्चे x की जगह यहाँ पर x है और ये y एक्सिस की जगह y है। अब अगर इसके लिए डायग्राम बना रहे हैं तो ये रिलेशन u और v में है।
हम चाहते हैं y बराबर mx के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। और अच्छा थोड़ा सा आपको पता होगा m यहाँ पर स्लोप को डिनोट करता है लाइन की, और m बराबर होता क्या है, tan थीटा। अब पहले तो ना ये बच्चे कई गलती करते हुए हमें देखने को मिले हैं, ये u और v में रिलेशन निकाल रहे हैं। अरे v तुम्हारा एज ये v है और यहाँ पर ये y एक्सिस थी, तो आपको यहाँ साइड में v रखना है। तो आप ना इस लाइन से v की वैल्यू निकालो, तो v की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो माइनस का 1/√3 यहाँ पर नीचे जाएगा। तो देखना ध्यान से, मैं पहली वाली लाइन को यही लिखूंगा ना, चेक कर लो। लाइन सोल्व करके ये निकाली थी, पर यहाँ से u की वैल्यू निकली, मैं v की निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इसको और इसको कंपैरिजन कर पाऊँ। अब कई बच्चे ना इसको इसके साथ कंपैरिजन कर देते हैं, तो गलत है ना बच्चे, क्योंकि जब तुम अगर इसको इससे कंपैरिजन करोगे तो तुम्हारे लिए तो u y का काम कर रहा है, जबकि u एक्सिस तो एज अ x एक्सिस है। तो ये बात ध्यान रखनी है, नहीं तो फिर डायग्राम गलत ही बना कर आओगे। तो यहाँ से पहले मैंने v की वैल्यू निकाली, तो माइनस का 1/√3 नीचे चला गया, तो v बराबर आ गया माइनस का 1/√3 इंटू यू। अब कंपैरिजन कर लो, v और y बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं तुम्हें, x एक्सिस u एक्सिस का काम कर रही है, तो m की वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस का 1/√3। पेपर में ये चीज़ें सोल्व करके नहीं दिखानी, पर अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, पेपर में तो सीधा डायग्राम ही बनाना है, वो तो समझ जाओगे। m की वैल्यू माइनस 1/√3 आ गई। m एक्चुअल में होता क्या है, tan थीटा, तो m की जगह तुमने tan थीटा रखा, तो यहाँ पर साइड में लिखा m बराबर होता है tan थीटा, m को रखा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस चलने दो, 1/√3 कितने पर होता है tan, तो बच्चे tan 30 डिग्री पे होता है। tan 30 डिग्री बोल दो, या इसको पाई की फॉर्म में लिखें तो इसको लिखते हैं π/3, π/6। π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। पर बाहर माइनस है, तो आपको पता है माइनस को अगर अंदर भेजेंगे तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस π/6। क्यों, क्योंकि बच्चे 180 में से अगर कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये ओवरऑल यही बनाएगा माइनस का 10 π/6। ये चीज़ें आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की है। अगर माइनस को अंदर भेजना है, क्योंकि 10 माइनस के साथ आ रहा है, तो बच्चे इसी को दूसरे रूप में ये लिख सकते हो, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये रिजल्ट बनेगा माइनस का 10 π/6। मतलब इस स्टेप को आप ये लिख सकते हो। अब थोड़ा सोल्व कर दो, 6 एलसीएम लोगे तो 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो ये कुल मिलाकर बना tan थीटा इज इक्वल टू 10, अंदर एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो 5 π/6, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 π/6। अब 5 π/6 कितना होता है, π/6 को सोल्व करते हैं तो 6 को अगर 180 से डिवाइड करोगे तो 30, और 30 इंटू 5 150, यानी ये 150 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 150 डिग्री। अब तुम्हें पता है हमें अगर इस लाइन को बनाना है तो उसकी स्लोप आ चुकी है 150 डिग्री, और क्योंकि इस फॉर्मेट में है तो ओरिजिन से पास आउट हो रही है, तो ओरिजिन से पास आउट और 150 डिग्री, तो बच्चे ये 90 डिग्री है, इतना 120, तो इतना 150, अंदाजे से ही बनाना है, तो ये 150 डिग्री अंदाजों से ही बनाने हैं डायग्राम। तो बच्चे ये टोटल यू एक्सिस से 150 डिग्री की स्लोप हो गई, और ये किस लाइन की रेखा है, इस लाइन की, पर v की फॉर्मेट में, v बराबर माइनस का 1/√3 इंटू यू। इसका डायग्राम तो बन गया। अब बनाते हैं इसी तरीके से दूसरे का, तो आप लोग वो सारा मिटो देना बच्चे, पेपर में वो चीज़ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पर आपको नॉलेज वाइज पता होनी चाहिए। ये तो बन गया। अब आ जाओ इसको भी उसी फॉर्मेट में, v की वैल्यू निकालो, तो v की वैल्यू आएगी √3 इंटू यू। तो यहाँ पर मैं मिटो रहा हूँ, दूसरे के लिए भी काम करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। v की वैल्यू निकालेंगे तो √3 इंटू यू, तो ये गलती नहीं करनी बच्चे। बस कई बच्चे इसके साथ इसका कंपैरिजन कर देते हैं, नहीं, अरे y एक्सिस तो v को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि y एक्सिस भी ऐसे है और v एक्सिस ऐसे है, तो उसी फॉर्मेट में रखोगे। अब हम जानते हैं कंपैरिजन करेंगे तो m का मान कितना आ गया, √3, और m बराबर होता क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर √3, कितने पर √3 होता है, 60 डिग्री पे, तो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। 10 से 10 कट ही गया इस बार, तो माइनस माइनस था ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं आई। थीटा की वैल्यू आ गई π/3, और π/3 को बोलते हैं 60 डिग्री। यानी ये वाली जो लाइन बनाओगे वो 60 डिग्री पर है यू एक्सिस से,
तो बच्चे ये वाली लाइन की इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि इसमें भी सी नहीं आ रहा तो ओरिजिन से पास आउट होएगी, पर ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पे यू एक्सिस से, और ये वाली लाइन यू एक्सिस से 150 डिग्री पे। बनाना चाहो तो लो मैं एंगल बना देता हूँ 150 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये लाइन कौन सी है, ये वाली, v बराबर √3 इंटू यू। एक लाइन क्या है, v बराबर 1/2, ये तो बड़ी सिंपल सी है। v बराबर 1/2 का मतलब v फिक्स रहेगा 1/2, तो ये होती है v बराबर 1/2। ये लाइन अंदाजे से बना दो, ये लो जी, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है v बराबर 1/2। ट्रायंगल बन चुका है बच्चे, दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो आपका w प्लेन में इमेज है इस z प्लेन वाले ट्रायंगल की। अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि डायग्राम ऐसा ही बनना था, वो कैसे, w बराबर तुम्हें इस क्वेश्चन में दिया गया था e⁻i⁴ इंटू जेड। ये गामा को रिप्रेजेंट करता है भाई, तुम्हें रोटेशन वाली मैपिंग यही तो लिखवाई है, आयोटा गामा इंटू जेड। कंपेरिजन करोगे तो गामा का मान कितना आ गया, π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, यानी इस पूरे ट्रायंगल को 60 डिग्री से रोटेट कर दो तो बच्चे ये वाली लाइन 60 डिग्री ऊपर चली जाएगी, तो ये लाइन 60 डिग्री ऊपर चली गई, तो ये लाइन भी तो 60 डिग्री ऊपर चली जाएगी, तो ये लाइन इस वाली से 60 डिग्री ऊपर चली गई। ऐसे ये वाली लाइन और इधर चली गई, तो बच्चे ये लाइन और इधर चली गई। तो इस तरीके से तीनों लाइनें 60 डिग्री पे क्या हो गई, रोटेट हो गई। और जैसे 60 डिग्री पे रोटेट होएगी तो बच्चे ये वाली लाइन जब 60 डिग्री पे रोटेट होएगी तो 90 तो ये है, तो 90 + 60 150, और अपना भी 150 आया है। तो बच्चे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना इसको पेपर के लिए, और डायग्राम बना देना बच्चे। तो आज की क्लास में इतना ही, फीस से जमा करा दो भाई, बारी बारी ना कहना पड़े। तो ठीक है बच्चे, कल मिलेंगे कंटिन्यू।